आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में तिरंगा यात्राओं का दौर तेज हो गया। सिक्किम के गंगटोक में भी नजारा देशभक्ति वाला नजर आया। यहाँ लोग तिरंगा और सैनिकों के सम्मान में बैनर पोस्टर लिए नजर आए। वहीं महाराष्ट्र के जालना में भी लोग काफी जोश में दिखाई दिए। यहाँ के बदनापुर में लोगों ने बाइक रैली निकाली और सेना के समर्थन में नारे भी लगाए। झारखंड के रामगढ़ में भी सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें कई भूतपूर्व सैनिक भी शामिल हुए। तख्तियां और बैनर थामे लोगों ने सैनिकों के शौर्य की सराहना की। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश भी जताया। यूपी में एक किसान के बेटे की चर्चा है। दरअसल मिर्जापुर में एक किसान का बेटा 7 समंदर पार ब्रिटेन में मेयर बन गया। उनका नाम राजकुमार मिश्रा है। वो मिर्जापुर के भटेवरा गांव के रहने वाले हैं। राजकुमार मिश्रा 5 साल पहले लंदन एमटेक करने गए थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं पर नौकरी करने लगे। इस बीच राजनीति में रुझान बढ़ा तो ब्रिटेन की नागरिकता ले ली। 2 महीने पहले लेबर पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ा और अब मेयर बन गए हैं। लंदन से राजकुमार मिश्रा ने अपना वीडियो जारी कर अपने परिवार को ये जानकारी दी। ऐसे में उनके पैतृक गांव में भी जश्न मनाया गया। यूपी के हाथरस का एक वीडियो चर्चा में है। इसे लेकर कहा जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस के एक जवान ने बस का किराया मांगने पर बस का चालान काट दिया। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस का एक जवान सरकारी बस में सफर कर रहा था। ऐसे में जब कंडक्टर ने उनसे किराया मांगा तो वो भड़क गया और दोनों में विवाद हो गया। बात तब और बढ़ गई जब पुलिसकर्मी ने बस को बीच सड़क पर रोक उसका फोटो खींचकर चालान कर दिया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी सुरेश गौतम का कहना है कि बस चालक गलत तरीके से बस चला रहा था। समझाने पर विवाद करने लगा, इसलिए उसने गाड़ी सड़क पर खड़ी करके फोटो खींची थी। किराए का कोई विवाद नहीं है। राजस्थान के जयपुर में एक चोर ने चोरी का अनोखा तरीका अपनाया। आपको सुनकर शायद हैरानी हो, लेकिन सच है। ये चोर चोरी करने के लिए दिल्ली से जयपुर आता था और चोरी करके वापस ट्रेन से दिल्ली लौट जाता था। इतना ही नहीं, वो पुलिस को चकमा देने के लिए नकली बालों का इस्तेमाल भी करता था। पुलिस की पकड़ में आने के बाद उसने बताया कि चोरी करते समय वो बिग का इस्तेमाल करता था और बाहर आते ही बिग हटा लेता था। दरअसल वो गंजा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसे गिरफ्तार किया। आरोपी योगेश कुमार दिल्ली के सदर बाजार का रहने वाला है। पंच केदार में एक चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की डोली अपने शीतकालीन गद्य स्थल गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर से ग्रीष्मकालीन प्रवास रुद्रनाथ के लिए रवाना हो गई। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने पारंपरिक रीति रिवाजों और वाद्य यंत्रों के साथ भगवान को विदाई दी। बड़ी तादाद में श्रद्धालु भजन कीर्तन करते और भगवान रुद्रनाथ का जयकारा लगाते नजर आए। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ की डोली 17 मई को रुद्रनाथ पहुंचेगी। इसके बाद 18 मई को ब्रह्म मुहूर्त में भगवान रुद्रनाथ के कपाट खोले जाएंगे। बता दें कि शीतकाल के दौरान भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भगवान रुद्रनाथ जी की पूजा उनके शीतकालीन गद्य स्थल गोपीनाथ में की जाती है। राजस्थान के जैसलमेर में श्रद्धालुओं के लिए माता तनोट मंदिर को खोल दिया गया है। हाल ही में पाकिस्तान के साथ बढ़े तनाव के बाद सुरक्षा की दृष्टि से इसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था, जिससे सैलानी और अन्य लोग तनोट मंदिर नहीं जा पा रहे थे और आरती में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। अब सीज फायर के बाद अस्थायी चौकी को हटा दिया गया है, जिसके बाद अब पहले की तरह ही सैलानियों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हेयर ट्रांसप्लांट करने वाली डॉक्टर की फर्जी डिग्री से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद 2 इंजीनियर की मौत से डॉक्टर अनुष्का तिवारी चर्चा में। दोनों इंजीनियर के परिवार वालों ने मौत का आरोप डॉक्टर अनुष्का पर लगाया है। पुलिस जांच में एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले डॉक्टर की डिग्री को जांच पर रख लें और उनकी स्पेशलिटी को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट के चक्कर में 2 इंजीनियरों की मौत के आरोपों के बाद डॉक्टर अनुष्का तिवारी फरार है।
उसकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित कर दी हैं। अलग अलग जिलों में पुलिस अनुष्का और उनके पति की तलाश कर रही है। ये मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब पनकी पावर हाउस के इंजीनियर विनीत दुबे और इंजीनियर मयंक कटियार की हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद मौत हो गई। दोनों मामलों में उनके परिवार वालों ने डॉक्टर अनुष्का तिवारी पर आरोप लगाए हैं। पहले विनीत दुबे की पत्नी जया त्रिपाठी की शिकायत पर रावतपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद मयंक कटियार का परिवार भी सामने आया और उन्होंने भी डॉक्टर अनुष्का के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार वालों ने आरोप लगाया कि सर्जरी के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही और अयोग्यता ही इन मौतों का कारण बनी। कानपुर में एक ही क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद 2 इंजीनियर्स की मौत का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने एक मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसीपी कल्याणपुर अभिषेक पांडे। सर, क्या एप्लीकेशन आप लोग को मिली है और अभी तक मुकदमा दर्ज करके आप लोगों ने क्या जाँच की? देखिए, इसमें एक हम लोगों के पास तहरीर मिली थी जो मृतक इंजीनियर हैं उनकी पत्नी के द्वारा रावतपुर पे दिया गया था और जिसमें हम लोगों ने जांच किया था। जांच के दौरान इसमें ये आरोप चूँकि इनका था कि हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान इनके पति की मृत्यु हो गई थी, तो इसमें हम लोगों ने डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश की थी। कई बार हम लोगों ने कोशिश किया लेकिन उनके द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा गया। कुछ ऐसी चीज़ें मृतक के पत्नी के द्वारा बताया गया, उसके सापेक्ष में हम लोगों ने एक एफआईआर पंजीकृत किया गया है जो कि रावतपुर थाना क्षेत्र से संबंधित एरिया था, तो वहाँ किया गया है। इसमें विवेचना चल रही है। जो साइंटिफिक एविडेंस है उनको कलेक्ट किया जा रहा है। यह देखा जा रहा है कि जो उपचार करने वाले डॉक्टर थे उनकी डिग्री क्या थी, उनकी क्लिनिक और वहाँ पे कौन इनको अटेंड किया, तमाम चीज़ें हैं जो विवेचना क्रम में हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद तो आरोपी डॉक्टर अनुष्का की डिग्री को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। जांच में सामने आया है कि डॉक्टर अनुष्का ने फरीदाबाद के मानव रचना डेंटल कॉलेज से बीडीएस यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी किया था। वहीं उनके पति सौरभ ने कानपुर के महाराणा प्रताप डेंटल कॉलेज से बीडीएस और फिर एमडीएस किया है। अब इस बात का खुलासा हुआ है कि अनुष्का के पास एमबीबीएस तक की डिग्री नहीं है और वो खुद को डर्मेटोलॉजिस्ट बताकर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कर रही थी। जांच में ये भी पता चला है कि उनके पास कोई ट्रेंड असिस्टेंट भी नहीं थे जिनकी मदद वो सर्जरी के दौरान लेती थी। इस खुलासे के बाद से ही अनुष्का तिवारी अपने पति के साथ फरार है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। कई और शिकायतें ऐसी सामने आ रही हैं जिसमें इसी क्लिनिक पर जो है वो सवाल उठ रहा है। क्या डिग्री से रिलेटेड अभी कुछ क्लैरिटी आई है कि क्या डिग्री यहाँ पे थी? क्योंकि फ़िलहाल क्लिनिक की बात करें तो बोर्ड्स भी हटा लिए गए हैं, जो एडवर्टीजमेंट्स थी इनकी ऑनलाइन वो भी हटा ली गई हैं। क्या इन सब का भी परीक्षण हो रहा है, किसी निष्कर्ष पे पहुँचे? जी बिल्कुल, इन चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। ये प्रथम दृष्टया हमारी विवेचना का पार्ट भी है और ये जानना ज़रूरी है कि वो डॉक्टर किस चीज़ के लिए थे और उनकी डिग्री क्या थी। इस संबंध में यद्यपि न ही पीड़ित परिवार द्वारा न ही डॉक्टर के पक्ष के द्वारा हमें कोई कागज़ अभी तक दिए गए हैं। जो अगल बगल पूछताछ से ये पता चला है कि वो लोग दांत के डॉक्टर थे, बीडीएस की डिग्री थी। अब ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें विवेचना हम लोग लगी हुई है, टीमें अलग से लगाई गई हैं। जल्द ही इसमें जो तथ्य हैं वो सामने आ जाएंगे। मृतक इंजीनियर विनीत दुबे की पत्नी जया त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि अनुष्का के पति सौरभ तिवारी भी इस पूरे रैकेट का हिस्सा हैं। आरोप है कि उनकी जानकारी में सब कुछ होते हुए भी वो अपनी पत्नी का साथ दे रहे थे। पुलिस ने बताया कि उन्हें 2 बार नोटिस भेजकर बयान के लिए बुलाया गया, तब भी वे हाजिर नहीं हुई। लगातार बुलावे के बावजूद बयान देने नहीं आना भी उनके संदेह को और गहरा करता है। क्या स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए आप लोगों ने नोटिस इशू किया है और अगर हाँ तो किसी तरीके का भी जवाब? जी, नोटिस हम लोगों ने इस जांच के दौरान भी किया और विवेचना के दौरान भी किया गया है और उनके द्वारा अभी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया है। ट्रांसप्लांट ट्रेनिंग में प्रॉब्लम यह है कि आजकल लोग YouTube देखकर भी सर्जरी करने लगे हैं। वहीं कुछ क्लिनिक ऐसे भी हैं जो थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस वाले को रख लेते हैं और उसकी मदद से सर्जरी शुरू कर देते हैं, जो जानलेवा साबित हो सकता है। एक्चुअली सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट सिलेक्शन है ना, कि इसको रियल में नीड है और दूसरी इसकी कोई ऐसी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन नहीं है कि उसको शुगर, बीपी या कोई अन्य रिलेटेड किडनी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब हमको पहले ध्यान में रखना चाहिए, तब उस पेशेंट का सिलेक्शन करना चाहिए। और भी क्राइटेरिया होते हैं सिलेक्शन करने, उन चीज़ों को ध्यान में देना चाहिए। दूसरा, फिर जो हमारी कुछ तैयारियां होती हैं
कि क्या हमें प्रोसीजर के पहले कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन सी नहीं देनी है, उन सब का ख्याल रखना चाहिए। फिर जहाँ हम प्रोसीजर कर रहे हैं, एक तो एक्सपर्ट है ना, एक्सपर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। एक्सपर्ट कुछ ही लोग होते हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट में एक्सपर्ट होते हैं, उन्हीं की देखरेख में आपको प्रोसीजर या किसी भी पर्सन को या किसी भी डॉक्टर को जो हम एक्सपर्ट है उन्हीं को करना चाहिए। बाकी पर्सन जो खुद जो हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं वो देख लेना चाहिए कि ये एलिजिबल है, मतलब मेरे लिए है, ये एक्सपर्ट डॉक्टर हैं कि नहीं, तभी वहाँ जाके कराना भी चाहिए। तो डर्मेटोलॉजिस्ट हो गए, प्लास्टिक सर्जन्स हो गए जो मोस्टली हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, आप उनसे सलाह लेना चाहिए। सवाल ये भी है कि अगर इन डॉक्टर्स के बीच कोई नकाब पहनकर बैठ जाए और लोगों की जान लेने लगे तो फिर लोगों का डॉक्टर से भरोसा उठ जाता है। तो ऐसे में कैसे पहचानें कि जिस डॉक्टर के पास हम इलाज करवाने जा रहे हैं वो असली है या नकली? जो भी डॉक्टर अगर प्रैक्टिस करता है तो ये कंपलसरी है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर उसके बोर्ड पे लगाए। तो पेशेंट को देखना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं है। अगर नहीं है तो पूछ सकते हो डॉक्टर को रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों नहीं। एक क्या होता है कि ये झोला छाप डॉक्टर जो गाँव में है, जो और शहरों में भी आजकल बहुत है, ये लोग खाली डॉक्टर लिख देते हैं, नीचे डिग्री कुछ भी रहता है, फालतू फालतू कुछ डिग्री लगा देते हैं जो पब्लिक को मालूम नहीं होता। मगर एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो लोग वहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखते हैं। तो जिस बोर्ड के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं है वो बोर्ड वहाँ नहीं जाना है। दूसरा है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो रजिस्ट्रेशन पास नंबर नहीं होता है और उनकी डिग्री BHMS जो भी लिखते हैं वो MBBS डॉक्टर नहीं है। मगर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि 80% ऑफ ये डॉक्टर लोग हमारी एलोपैथिक दवाइयाँ लिखते हैं। होम्योपैथी वाले क्या, एलोपैथी वाले। हमें उनके एलोपैथी में पढ़ने में, उनके साइंस में कोई इतराज नहीं है, वो लोग अपने जो साइंस पढ़े वो करें। इनफैक्ट 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि जो डॉक्टर अपने जो सब्जेक्ट में, जो जैसे एलोपैथी है तो एलोपैथी में, होम्योपैथी आयुर्वेदिक उसमें ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप दूसरे दवाएं नहीं लिख सकते, इसके बावजूद भी ये लोग लिखते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने झूला छाप डॉक्टरों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। अब डॉक्टरों को पूरी जानकारी ऑनलाइन देनी होगी। इससे असली और नकली डॉक्टरों की पहचान आसानी से किया जा सकेगा और डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें उन्हें नोटिस नहीं देंगी, बल्कि ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करके झूला छाप डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगी। नए नियम के मुताबिक हॉस्पिटल पर पीले रंग का बोर्ड लगाना होगा। इस बोर्ड पर डॉक्टर का नाम, डिग्री, घर का पता और मोबाइल नंबर लिखना होगा। इसके साथ ही हॉस्पिटल में दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं के साथ ही उनका चार्ज भी बोर्ड पर लिखना होगा। जाहिर है, गंजेपन से छुटकारा पाने के लिए फर्जी डॉक्टर से हेयर ट्रांसप्लांट कराने पर 2 इंजीनियरों की मौत हो गई। ऐसे में जरूरी है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले डॉक्टर की डिग्री को जांच पर रख लें और उनकी कार्य कुशलता को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। कानपुर से सिमत चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भुज से पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कड़ा संदेश। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। जम्मू कश्मीर में सेना आतंकियों और आतंकियों के सहयोगियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चला रही है। पिछले 3 दिनों में 6 आतंकी मारे जा चुके हैं। वहीं अब आतंकियों के 3 सहयोगियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लश्कर के इन सहयोगियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुआ है। भुज एयरबेस में जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान में स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर का नकाब पूरी तरह से उतर चुका है। ऐसे में परमाणु हथियारों को लेकर उन्होंने दुनिया को आगाह भी किया। रक्षा मंत्री ने यहां एक बार फिर से सेना के शौर्य की सराहना करते हुए कहा कि जितनी देर में लोग नाश्ता करते हैं उतनी देर में हमने दुश्मन को निपटा दिया। अब बिहार में भी चलेगी पिंक बस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज महिलाओं के लिए पिंक बस की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने पिंक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें केवल महिलाएं ही सफर करेंगी। ये सेवा फिलहाल पटना में उपलब्ध होगी, आगे इसका विस्तार बाकी जिलों में भी किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आम लोगों के लिए नई ब्लू बसों को भी हरी झंडी दिखाई। दिल्ली में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार समारोह संपन्न हुआ। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संस्कृत के विद्वान जगतगुरु रामभद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं गीतकार गुलजार को भी ये सम्मान मिला। हालांकि अस्वस्थ होने के कारण वो इस समारोह में शामिल नहीं हो पाए। ऐसे में राष्ट्रपति ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की।
और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। भारत पाकिस्तान में चल रहे टेंशन के बीच तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, लिहाजा तुर्कियों को लेकर भारत में जबरदस्त नाराजगी है और देश के अलग अलग हिस्सों में तुर्की के सामान, फल और टूरिज्म का विरोध किया जा रहा है। कई यूनिवर्सिटीज ने तो तुर्की के साथ MOU कैंसिल कर दिए हैं, तो वहीं तुर्की से आयात किए जाने वाले फलों का विरोध हो रहा है। दिल्ली की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर में तुर्की का फल लेने से इनकार कर दिया। यही नहीं, अब तो लोग तुर्की का सेब तक खाने से भी इनकार करने लगे हैं, लिहाजा व्यापारियों ने भी तुर्की से सेब मंगाना बंद कर दिया। पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव में पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करने वाले तुर्की और अजरबैजान का पूरे देश में विरोध हो रहा है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में तुर्की दूतावास के बाहर स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस वक्त हम लोग दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में मौजूद है, जहां पर टर्की के खिलाफ लोग प्रदर्शन करते हुए आप देखिए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, जिस तरीके से वो पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया, जिसके बाद उसके सामानों का बहिष्कार, उसके साथ जो तमाम व्यापारिक संबंध हैं उनको तोड़ने की बात हो रही है। जिस प्रकार ये टर्की जैसा इस्लामिक कंट्री, एक तरफ देखिए जब कोरोना जैसी महामारी आई तो भारत जैसा देश, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने विश्व की मदद की, कोविड जैसी वैक्सीन, कोरोना के काल में वैक्सीन देने की कार्य किया। दूसरी तरफ ये आतंकवाद, पाकिस्तान जैसी कंट्री जो आतंकवाद की फसल पैदा करती है, और ये टर्की जैसी इस्लामिक कंट्री उनकी मदद करने का काम करती है, उनको ड्रोन देने का काम। ये इनके अंदर बहुत गुस्सा है। इस तरीके से देखिए लोगों ने बायकॉट टर्की, इंडियन बायकॉट टर्की एंड अजरबैजान, ये आप देख सकते हैं स्वदेशी जागरण मंच के लोग हैं। तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, जिसके बाद से ही देश के अलग अलग हिस्सों में तुर्की के सामान, फल और टूरिज्म का विरोध किया जा रहा है। कई यूनिवर्सिटी ने तुर्की के साथ MOU कैंसिल किए हैं, तो वहीं तुर्की के फलों का भी विरोध हो रहा है। यहां तक कि लोग अब तुर्की का सेब तक खाने से इनकार करने लगे हैं, लिहाजा व्यापारियों ने भी तुर्की से सेब लाना बंद कर दिया। वहीं ईज माई ट्रिप जैसे प्लेटफॉर्म ने तुर्की की यात्रा पर ऑफर देना बंद कर दिया है और लोगों को तुर्की और अजरबैजान नहीं जाने की अपील कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि तुर्की और अजरबैजान जाने वालों ने अचानक से टिकट कैंसिल करना शुरू कर दिया और महज 2 दिन में भारत से जाने वाले सैलानियों में 60% गिरावट आई, जिसकी वजह से तुर्की जाने वाले विमानों के किराए में भी गिरावट आई। तुर्की और अजरबैजान को लेकर अब देश की सियासत का रुख भी सख्त है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT ने तो बाकायदा बैठक बुलाकर देश भर के व्यापारियों को तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ ट्रेड बॉयकॉट करने के लिए कहा। जिस तरह से हथियार दिए, जिस तरह से उसके कुछ अधिकारी भी मौके पे देखे पाए गए हैं, तो भारत के लिए बड़ा मुश्किल है उनके साथ रिश्ते बनाए रखना। और इकोनॉमिक रिलेशन तभी चलते हैं जब इमोशनल रिलेशंस मजबूत हों। आज सब भारतीय आहत हैं अजरबैजान को लेकर के और टर्की को लेके। भारत सरकार की, व्यापारिक संगठनों की, फिल्म इंडस्ट्री की, इन तमाम मांगों को मेरा समर्थन है जो टर्की के बायकॉट के। जो भारत के खिलाफ खड़ा होगा, पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा होगा, भारत के कारोबारी कभी भी ऐसे देश का ना तो समर्थन करेंगे और ना उसके साथ कारोबार करेंगे। यह बहुत स्पष्ट है और हमारे इस कदम से निश्चित रूप से तुर्की और अजरबैजान दोनों की अर्थव्यवस्था और व्यापार की कमर टूटेगी। कांग्रेस ने तो यहाँ तक कह दिया कि तुर्की और अजरबैजान ही क्यों, पाकिस्तान की मदद करने वाले चीन और अमेरिका का भी बॉयकॉट करना चाहिए।
वहीं उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने सरकार की नीयत पर ही सवाल उठा दिया। ये टर्की पे क्यों रुकी है, चीन क्यों नहीं भाई? मुख्यतः तो उनके हथियार सुना इस्तेमाल हुए थे, उनकी एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल हुई थी, उनके जहाज इस्तेमाल हुए थे। और उन्होंने तो बीच में कहा भी कि पाकिस्तान की हम प्रभुता और अखंडता पर कोई अगर सवाल खड़ा करेगा तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हमने ये कहा कि F-16 के जहाज़ को हमने उड़ा दिया, ये हमारे यहाँ से खबर आई थी। तो F-16 तो अमेरिका ने भेजे थे जहाज़। तो हमें तो इन दोनों देशों से कड़े होकर बात करनी चाहिए। मोदी हमेशा चाइना के बारे में चुप रहेंगे और प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में चुप रहेंगे और फ्रांस के बारे में चुप रहेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बार बार कहा है कि मेरी मध्यस्थता से शस्त्र संधि सीज फायर हुआ है। कल उसने एक शब्द का हेराफेरी की है, मध्यस्थता शब्द निकालकर मैंने मदद करने की कोशिश की। उसका मतलब क्या है? आपकी मदद किसने मांगी ये बताइए। फिर आपके यहाँ आपके दरवाजे में मदद मांगने के लिए कौन आया था? मोदी जी आए थे क्या जयशंकर आए थे? मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने भारत के खिलाफ जाकर अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया था। अब तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन भी उसी रास्ते पर चलते नजर आ रहे हैं। यानी भारत से दूरी बनाकर तुर्की ने न सिर्फ कूटनीतिक गलती की बल्कि अपने टूरिज्म और व्यापार को भी संकट में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पर आ गया है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 82,331 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 42 अंक फिसला, ये गिरकर 25,020 पर पहुंच गया। शुक्रवार को सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 1400 रुपए उछला। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 96,450 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 1000 रुपए महंगी हुई। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 98,000 रुपए हो गई। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। रुपया 1 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 53 पैसे हो गई। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले की, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के इलाके शामिल हैं। गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने फ्लैट खरीदारों की शिकायतों पर बिल्डर्स को कड़ी चेतावनी दी है। गौतम बुद्ध नगर के डीएम मनीष कुमार वर्मा ने गुरुवार को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी से जुड़े अधिकारियों, फ्लैट बायर्स और 95 बिल्डर्स के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में डीएम की तरफ से सभी बिल्डर्स को 15 दिन के अंदर रजिस्ट्री कराने की डेडलाइन दी गई। डीएम ने चेतावनी दी कि अगर 15 दिन के भीतर रजिस्ट्री नहीं कराई गई तो संबंधित बिल्डर्स के खिलाफ रेरा एक्ट और भारतीय स्टैंप एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने साफ निर्देश दिया है कि बिल्डर्स फ्लैट खरीदारों को बेवजह परेशान ना करें। जो बिल्डर्स बैठक में नहीं आए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। स्टैंप और रजिस्ट्रेशन विभाग की ओर से नोएडा अथॉरिटी के 30 और ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के 65 बिल्डर्स को रजिस्ट्री कराने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। बैठक के दौरान बिल्डर्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक में ऐसे बिल्डर्स शामिल हैं जो मामले को निपटाना चाहते हैं और दूसरे वो हैं जो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जिन बिल्डर्स ने समस्याएं हल करने के लिए समय मांगा है उन्हें 15 दिन का वक्त दिया गया है। डीएम ने कहा है कि वे इस मामले को 2 साल से देख रहे हैं, लेकिन इसमें अब तक और समय बर्बाद नहीं किया जा सकता है, इसलिए वे सहयोग ना करने वाले बिल्डर्स के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। जिला प्रशासन ने फ्लैट बायर्स को भरोसा दिया है कि आने वाले हफ्तों में उन्हें समाधान मिलेगा और उनके साथ इंसाफ होगा। गौतम बुद्ध नगर में हजारों खरीदार वर्षों से अपने फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं करवा पा रहे हैं और इस मुद्दे को लगातार सरकार और प्रशासन के सामने रख रहे हैं, लेकिन अब इस मुद्दे पर डीएम ने बिल्डर्स के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और उन्हें 15 दिनों का वक्त दिया है। डीएम के इस कदम को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की है और उनकी राय जानी। बिल्डर्स हैं
जो कि समय चाहते हैं, कुछ समय में वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे, और कुछ बिल्डर्स ऐसे हैं जो एकदम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। जो लोग नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे उनके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। विभिन्न जो नियम हैं, शासनादेश है, उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। और जिन बिल्डर्स ने टाइम मांगा उनको 15 दिन का समय दिया गया है, और होपफुली 15 दिन में हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो उन बिल्डर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। देशवासी बिल्कुल सख्त लहजे से उन्होंने कहा है कि कोई बहाना नहीं चलेगा। बिल्डर के साथ लंबी बैठक हुई है, सारे मेन बिल्डर बुलाए गए थे, कहा था कि अगले 15 दिन में रजिस्ट्री होनी ही होनी है। अब कोई तो उस वे से आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरी चीज को? मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ। सुपरटेक इको विलेज 1 से बोल रहा हूँ। महेंद्र कुमार महिंद्रा मेरा नाम है। मैं यहाँ पर अथॉराइज रिप्रेजेंटेटिव हूँ, यहाँ का चुनाव अथॉराइज रिप्रेजेंटेटिव हूँ होम बायर्स का। मैं आपको अपनी पेचीदा कानूनी पेचीदगी बताता हूँ। जो अमिताभ कांत कमेटी में कहा था कि बिल्डर पैसा दे या ना दे, जो कानूनी अदालती मामले चल रहे हैं उसमें तो मनीष जी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि सरकारी नीति कहती है कि जो मामला अदालत पे चल रहा है तो वो मामला तो हम लोग उसकी रजिस्ट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बिल्डर ने पैसा नहीं दिया। अगर बिल्डर ने पैसा नहीं दिया तो इसमें हमारी क्या गलती है? अगर OCCC नहीं करा, कंप्लीट नहीं करा, उसने नहीं करा, इसमें हमारी क्या गलती है? इसलिए 10 साल हो गए हमारे को काम रहते हुए, हमारी रजिस्ट्री नहीं करोगे, अगले 10 साल तक बिल्डर आपको पैसा नहीं देगा, तो क्या आप हमारी रजिस्ट्री नहीं करोगे? उन्होंने मतलब क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है अथॉरिटी को कि भाई आपको अथॉरिटी जो है, आप बिल्डर का जो OCCC आपने यदि दे दिया है तो आप बकाया हो आपका बिल्डर के ऊपर या नहीं हो, उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। आप रजिस्ट्री उतने फ्लैटों की करिए, इसके बाबत मतलब उन्होंने कोई क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है। तो ये हम चाहते हैं कि प्रशासन जो है क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे अथॉरिटी को कि भाई बकाया से इसको लिंक मत करिए। यदि जो बायर्स ने पैसा फुल पेमेंट कर दिया है तो उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए। पूरे पैसे दिए हैं, पोजीशन मिला है, उसके कंज्यूमर राइट को आप अगर रिकॉग्नाइज करोगे तो उसका उसी दिन से हक बनता है जिस दिन से वो पोजीशन में आ गया था। आप बिल्डर और स्टैम्प ड्यूटी और ये आपस के जो सरकारी कंपनी बिल्डर के साथ जो झगड़े हैं उससे फ्लैट ओनर क्यों सफर? तो उनको तुरंत कॉलोनी टू कॉलोनी देख जाके वहां पर जिनका भी पोजीशन के लिए पूरा पैसा है उनको तुरंत रजिस्ट्री, ट्राइपार्टाइट डीड रजिस्ट्री। एक बीच में 2016 के बाद एक खेल शुरू हुआ था कि बिल्डर और फ्लैट ओनर की आपस में कर लो, जबकि वो मान्य नहीं होगा कानूनी जब तक तीनों पार्टी इन्वॉल्व नहीं होंगी। तो मेरा राज्य सरकार और DM साहब के जरिए से अनुरोध है कि इसमें कॉलोनी टू कॉलोनी जाके सिचुएशन देख के तत्काल इसको किया जाए, उसका कोर्ट की प्रोसीडिंग से कोई संबंध नहीं होना। देखिए, जो भी सरकारी आदेश आता है तो एक बार को तो उम्मीद लगती है, लेकिन ये बिल्डर और ये लोग जो है फिर से साठगांठ करके और फिर से जो है ना वो लूप में डाल देते हैं जो होम बायर्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये सब लोग मिले हुए हैं। आदेश आते हैं, अच्छे के लिए आते हैं, लेकिन उम्मीद के साथ साथ जो है वो खत्म ही हो जाती है उम्मीद। बहुत सारी रेरा का भी गठन हुआ, लेकिन उससे भी इतनी उम्मीद नहीं हुई जितना जोश सोच के साथ आया था कि भाई रेरा ये करेगा, लेकिन वो बिल्डर उससे भी साठगांठ करके और सबसे ऊपर बिल्डर है। ऐसा लगता है कि सरकार से भी ऊपर बिल्डर चला गया है। तो ये इनकी जो नेक्सस है इसको खत्म होके और राहत मिले होम बायर को तो अच्छा रहेगा। हमारी यही योगी जी से उम्मीद है। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। सोचिए, एक जगह पर 50,000 तोते अगर आ जाए तो कैसा नजारा होगा। चेन्नई के एक पक्षी प्रेमी ने हजारों परिंदों के लिए अनोखा आशियाना बनाया है, जिसमें तोते, कबूतर, यहां तक कि कई बार बंदर भी आ जाते हैं। आप भी देखिए परिंदों का यह अनोखा संसार। उगता सूरज इन परिंदों को शहर के शोर शराबे से दूर शांति का एहसास दिला रहा है। यहाँ न दाने पानी की दिक्कत है, न ही प्रदूषण। पेड़ से लेकर आसमान और जमीन पर नजर आ रहा पक्षियों का ये हरा समंदर चेन्नई का है, जहाँ व्यस्त जिंदगी के बीच भी सुदर्शन और उनकी पत्नी विथिया को इन परिंदों की परवाह है। यही वजह है कि इन्होंने पिछले 16 सालों से अपने घर की छत को इन पक्षियों का आशियाना बना दिया है। सूर्योदय के साथ सुदर्शन तोते के लिए दाना और पानी की व्यवस्था में लग जाते हैं। हम तो 16 ईयर्स से ये बर्ड्स का फीडिंग करता है, पैरट्स का। वो मेरा पिताजी मरने के बाद
मैं आप टेरेस पे आकर देखा तो ज़्यादा बर्ड्स का भूख है, दे वांट फूड। मैं क्या करा, उसको डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग थोड़ा खाना रखा। वो डे बाय डे क्या हो गया, फर्स्ट हम क्रो के रखा, डे बाय डे वो क्या हो गया, अभी पैरट्स आता है। 50,000 तोते एक जगह है। ये विहंगम नजारा हर किसी का मन मोह लेने के लिए काफी है। एक साथ इन परिंदों का काफिलाना जिस तरह मुरझाता है, मानो आसमान से लेकर जमीन तक हरी चादर बिछ जाती है। आलम यह है कि सुदर्शन इस अनोखे संसार की सेवा इतनी लगन के साथ करते हैं कि आसपास के लोग इन्हें तोता सुदर्शन नाम से बुलाते हैं। साथ ही इस जगह का दीदार करने साउथ के सुपरस्टार के साथ विदेशी सैलानी भी आते हैं। और तो और तमिल फिल्म की शूटिंग भी इस जगह पर हो चुकी है। ज्यादा सेलिब्रिटीज एंड फॉरेनर्स दे आर वांट टू विजिट मेरा प्लेस के आकर देखता है। क्या बोला तो इतना बर्ड्स एक ही जगह 15,000 पैरट्स कहाँ भी नहीं देख सकते। वो देखने के लिए फॉरेन से स्वीडन, स्विट्जरलैंड एंड इंग्लैंड ज्यादा लोग वर्ल्ड वाइड आता है। पिता के जाने के गम से उभरने के लिए की गई शुरुआत पिछले 16 सालों से सुदर्शन की आदत बन गई है, जिससे न केवल इन बेजुबानों को सुकून का एहसास हो रहा है, बल्कि खतरे में आ रहे पक्षियों के अस्तित्व के प्रति समाज में जागरूकता का संदेश भी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।